हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, यूपीआई आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से आप बार बार नई नई रिपोर्ट्स में ये देखते रहते होंगे कि यूपीआई पेमेंट्स भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो पैसा आप पे करते हैं वो किन रास्तों से होकर जाता है? क्योंकि आज भारत के 80% से ज्यादा यूपीआई लेन देन केवल 2 ऐप के माध्यम से हो रहे हैं और अब इन 2 ऐप्स पर हमारी बढ़ती हुई निर्भरता इतनी बढ़ चुकी है कि इंडस्ट्री बॉडीज ने भारत सरकार और आरबीआई को इसके प्रति सचेत किया है। तो क्या वाकई भारत जिस डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अपने नए भारत की बैकबोन बनाने की कोशिश कर रहा है, वह सबसे भरोसेमंद डिजिटल प्रणाली अब एक प्रकार से डिजिटल खतरे में आ गई है? और वो खतरे कौन कौन से हैं, किन किन प्रकार के खतरे हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया का डिजिटल प्राइड है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा लूपहोल सामने आ रहा है। भारत का यूपीआई मॉडल पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन गया है। 2016 में भारत सरकार ने यूपीआई लॉन्च किया और आज हर महीने 19 से 20 अरब के ट्रांजैक्शंस यूपीआई के माध्यम से हो रहे हैं, जिनकी वैल्यू लगभग 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। और यह वही प्रणाली है जिसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा था कि अब यह भारत की डिजिटल क्रांति का प्रतीक है। लेकिन यह डिजिटल क्रांति अब धीरे धीरे डिपेंडेंसी क्राइसिस में बदलती जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर हम एनपीसीआई के डेटा की बात करें तो एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक गूगल जो फोन पे है उस पर 46% यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके द्वारा। इसके साथ साथ गूगल पे के माध्यम से 34% यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं और बाकी सभी ट्रांजैक्शंस पेटीएम, अमेजॉन पे, भीम, क्रेड आदि के द्वारा, और ये सब मिलकर के केवल 20% के आसपास ही ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। यानी कि भारत का डिजिटल पेमेंट इंजन अब सिर्फ इन 2 इंजनों पर डिपेंड रह गया है, इन सिर्फ 2 बॉडीज पर डिपेंड रह गया है। तो चिंता का विषय क्यों है? चिंता के विषय इसलिए है क्योंकि इसको लेकर के आईएफएफ ने एक चेतावनी जारी की है। दरअसल इंडियन फिनटेक फाउंडेशन आईएफएफ नाम की एक प्रमुख इंडस्ट्री बॉडी है जिसने आरबीआई और वित्त मंत्रालय को इसको लेकर के एक विस्तृत पत्र लिखा और उसमें साफ कहा गया कि यूपीआई नेटवर्क पर इन 2 कंपनियों का प्रभुत्व इतना बढ़ गया है कि यह एक सिस्टमैटिक रिस्क बन गया है। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में क्या टर्म इस्तेमाल किया गया? It is a systematic risk। तो यह एक सिस्टमेटिक रिस्क बन गया है। आईएफएफ ने इसे कहा कि एक तरीके से यह सिस्टमेटिक रिस्क कंसंट्रेशन रिस्क की तरह काम कर रहा है, यानी कि ऐसा जोखिम जहां पूरा का पूरा तंत्र, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा यूपीआई इकोसिस्टम कुछ खिलाड़ियों पर या महज 2 खिलाड़ियों पर निर्भर हो गया है। वास्तव में आईएफएफ की रिपोर्ट में आरबीआई से आग्रह किया गया है कि यूपीआई शेयर मार्केट में 30% की सीमा लागू की जाए, छोटे भारतीय ऐप्स को प्रतिस्पर्धा में जगह मिले, और अगर ये स्थिति जारी रही तो एक तकनीकी गड़बड़ी से पूरे देश का पेमेंट सिस्टम ठप पड़ सकता है। और यह बहुत बड़ा चेतावनी का मुद्दा है। रिस्क कहां कहां है उसको भी समझिएगा, जो रियल रिस्क हैं उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, यह बात केवल शेयर मार्केट की नहीं है, यह डिजिटल मोनोपोली के खतरे का इंडिकेशन है। जब 2 ऐप्स और उन पर पूरा देश निर्भर हो तो उससे हम ये 3 तरीके के खतरे देख सकते हैं। पहला, ऑपरेशनल रिस्क। अगर इन ऐप्स में से कोई तकनीकी दिक्कत आई, जैसे सर्वर क्रैश करना या साइबर अटैक, तो पूरा देश ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। दूसरा बड़ा मुद्दा है कंपटीशन रिस्क का, मतलब छोटे भारतीय ऐप जैसे भीम या पेटीएम बाजार से गायब होते जा रहे हैं। और तीसरा बड़ा मुद्दा है सॉवरेनिटी रिस्क का। सॉवरेनिटी रिस्क क्यों? क्योंकि इन ऐप्स की मूल कंपनियां या तो वो विदेशी हैं, जैसे गूगल पे हम यूज कर रहे हैं तो गूगल है, और फोन पे जो कि वॉलमार्ट बैक्ड है, इसीलिए इसका डेटा और सर्वर दोनों का दोनों नियंत्रण विदेशों में है और हमारे पास उसके नियंत्रण नहीं है उस तरीके से। यानी कि आत्मनिर्भर डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो धीरे धीरे भारत की डिजिटल निर्भरता की ओर जा रहा है, और यह निर्भरता विदेशी डेटा सेंटर्स पर होगी जिस पर हमारे रूल्स लागू नहीं होते। अब
आरबीआई और एनपीसीआई की स्थिति को भी देख लें। देखिए, एनपीसीआई वो संस्था है जिसने यूपीआई को डेवलप किया था और सबसे पहले इसने 2020 में दिशा निर्देश जारी किए और 2020 के दिशा निर्देश के मुताबिक ये कहा गया कि कोई भी यूपीआई ऐप जो है वो 30% से ज़्यादा मार्केट शेयर पर कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन बाद में इस कैप को 3 बार यह कह करके टाल दिया गया। पहले 2022 में टाला गया 30% का कैप, फिर 2024 में टाला गया और अब 2026 तक टाल दिया गया है एनपीसीआई के द्वारा। यानी कि 30% कैप का डिसीजन तो हुआ है, लेकिन उसको बार बार उसका इंप्लीमेंटेशन रोक दिया जाता है। और क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि फोन पे और गूगल पे जैसी इन बड़े प्लेयर्स ने कहा है कि यूजर्स को जबरन माइग्रेट करना उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है, उनके हित के खिलाफ है। और एनपीसीआई अब यह कह रहा है कि अब धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा लाने का समय हो गया है। तो अगर आपने भारत के मार्केट को समझ लिया है तो अब थोड़ा सा हम वैश्विक मार्केट की तरफ बात करें। अगर हम दुनिया में क्या होता है, तो दुनिया में जैसे हम चाइना की बात करें तो अलीबाबा और टेंसेंट पर सख्त रेगुलेशन लगाए गए हैं चाइना में। अब कोई भी ऐप 50% से ज्यादा मार्केट शेयर नहीं रख सकता है। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो डिजिटल मार्केट्स एक्ट के अंतर्गत ऐसी कंपनियों की निगरानी रखी जाती है जो 40% से ज्यादा मार्केट शेयर रखती हैं। अमेरिका की अगर हम बात करें तो फेडरल ट्रेड कमीशन है जो कि एप्पल पे और गूगल पे की एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस की जांच कर चुका है। भारत में इस तरीके की स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस नहीं दिखाई देती हैं। देखिए, यूपीआई सिर्फ पेमेंट ऐप नहीं है, यह हमारे देश का, हमारे भारत का फाइनेंशियल नर्वस सिस्टम है। और अगर किसी दिन गूगल पे या फोन पे जैसे सिस्टम्स क्रैश हो जाएं या किसी फॉरेन रेगुलेशन के तहत इनकी सर्विसेज सीमित हो जाएं तो भारत का पूरा डिजिटल कॉमर्स रुक जाएगा, हैंग हो जाएगा। भारत ने यूपीआई से दुनिया को यह करके दिखाया कि कैसे डिजिटल वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा सकता है। लेकिन अब वही मॉडल कंसंट्रेशन ट्रैप में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आरबीआई इस अलर्ट से निश्चित तौर पर समझेगा कि हमारे देश में यह जो समस्या है यह बढ़ती जा रही है और यह कहीं ना कहीं मोनोपोली की तरफ ट्रेंड करता हुआ दिखाई देता है। तो मुख्यतः बड़ा सवाल यह है कि यूपीआई पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपीआई का सिस्टम संतुलित भी है या नहीं है। क्या हमारा डेटा, हमारी डेटा सॉवरेनिटी सुरक्षित है या नहीं है। क्या हमारा सिस्टम में कंपटीशन की भावना है या नहीं है। क्योंकि हम डिजिटल दुनिया में कुछ ही कंपनियों पर अगर निर्भर रह जाते हैं तो यह इनोवेशन नहीं, इम्बैलेंस की पॉलिसी होगी। और इसलिए यह चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आपको भी जानना चाहिए। आप अपने विचार कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और आप कौन सा पेमेंट ऐप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारे डेटा भी एक तरीके से जस्टिफाई हो जाएंगे। अगर आप फ़ोन पे इस्तेमाल करते हैं तो पी लिखिएगा कमेंट में, और अगर आप गूगल पे इस्तेमाल करते हैं तो जी लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और यूपीएससी के संबंध में अगर कोई सलाह या सहायता चाहिए तो आपको वह भी यहां पर उपलब्ध होगी। इसके साथ साथ जो बच्चे 2026 में यूपीएससी का प्री देने जा रहे हैं उनका क्रैश कोर्स यानी कि हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम शुरू हो चुका है 10 नवंबर से। इसमें देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें 200 दिनों के अंदर आपकी पूरी प्रीलिम्स की तैयारी, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, नोट्स, एवरीथिंग सबके साथ कराई जाएगी। और इसके साथ साथ आपको मेंटोरशिप भी दी जाएगी अगर आप मेंटोरशिप चाहेंगे तो। महत्वपूर्ण यह है कि आपको बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पर एडमिशन मिलेगा अगर आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। और यह कोड मेरा फैकल्टी कोड है, इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके साथ साथ जो बच्चे 2027 के लिए यूपीएससी की तैयारी का सोच रहे हैं उनके लिए हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है जो कि 12 नवंबर से शुरू हो रहा है। अब आपको बस जल्द से जल्द इसे ज्वाइन करना है। इस बैच को जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको हैवी डिस्काउंट के साथ यानी कि 18,999 रुपए की फीस के साथ 2027 की यूपीएससी की प्रिपरेशन का पूरा बैच मिल जाएगा। बैच के डिटेल्स आप हमारे ऐप पर जाकर के देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, और हमारा ऐप आप ज़रूर डाउनलोड भी कर लीजिए जिससे आपको हमेशा सारे अपडेट्स मिलते रहें। आपको यहाँ पर भी वही याद रखना है, पीके लाइव कोड, यह कोड ज़रूर लगाइएगा जब भी आप हमारा कोई भी कोर्स लेते हैं। और 2026 हो या 2027 अगर सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करनी है, चीपेस्ट फीस में, मैक्सिमम फैसिलिटीज़ के साथ, बेहतरीन गाइडेंस के साथ, तो स्टडी IQ IAS को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।